जय हिंद दोस्तों, क्राइम की सच्ची कहानियों में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने घरों में बिल्कुल स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं आपका दोस्त के आपके सामने लेकर आ गया हूं एक नई कहानी और मुझे आशा है इस कहानी को सुनकर के आप बहुत खुश होंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। जी दोस्तों, जिस कहानी की मैं आज आपके सामने बात कर रहा हूँ ये एक ऐसी कहानी है जिसने लगभग 1.5 साल तक पुलिस को काफी तंग किया। सबूतों के अभाव में पुलिस को इधर उधर घूमती रही और परेशान होती रही, पर आखिरकार एक अनोखे अंदाज में और एक अनोखे तरीके से आखिरकार इस केस को पुलिस ने सुलझा ही दिया और कैदियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया। जी हाँ दोस्तों, दूसरी बात इस कहानी में आपको ये पता लगेगा कि जुर्म करने वाला चाहे वो कोई गरीब हो या अमीर हो या कितना ही बड़ा हो या कितना बड़ा कोई नेता हो, जो जुर्म करेगा कानून की नजर में वो सब समान है और समान ही कानून की सजाएं उन्हें मिलेंगी। तो दोस्तों, मैं बताता हूं आपको आज की कहानी के बारे में। ये कहानी बेसिकली इंदौर से है। इंदौर आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश का एक बड़ा शहर और अपनी साफ सफाई के लिए भी बहुत जाना जाता है। इंदौर में 16 अक्टूबर 2016 को एक 22 साल की लड़की अचानक से गायब हो जाती है जिसका नाम ट्विंकल डागरे था। ट्विंकल डागरे बेशक इनकी उम्र 22 साल थी, लेकिन ये जानकर भी आपको बड़ी हैरानी होगी कि ये राजनीति में भी थी। कहते हैं कि जैसे ही इन्होंने अपना कॉलेज खत्म किया उसके बाद ये इंदौर की एक सचिव बनी बीजेपी से और लगातार उनका कद बढ़ रहा था, लगातार राजनीति में हिस्सा ले रही थी। अब जैसे ही 16 अक्टूबर को ये गायब होती हैं तो जाहिर सी बात है कि हड़कंप तो मचना ही था। माँ बाप परेशान और पार्टी के सभी कार्यकर्ता, और पार्टी तक ये बात पहुंच गई, अखबारों में न्यूज में आ गई कि वे अचानक से क्या हुआ, ट्विंकल डागरे अचानक से कहाँ चली गई। तो इधर फोन खड़काए, जहां तक उनकी कोशिश हुई, और 24 घंटे बीतने के बाद आखिरकार माँ बाप को लगा कि अब पुलिस में कंप्लेंट करना बहुत जरूरी है और उन्होंने 24 घंटे बाद एक पुलिस में अपनी पहली कंप्लेंट दर्ज की और उस कंप्लेंट में पुलिस को उन्होंने बताया। अब चूंकि पुलिस को भी हरकत में आना था क्योंकि एक राजनीतिक हिस्सेदार या राजनीति में जो भाग लेने वाली महिला थी और काफी समय से कार्यशील थी, तो पुलिस हरकत में आई और उनके घर पहुंचती है। और पुलिस सबसे पहले वही काम, उनकी कॉल डिटेल चेक करती है और अंत में उनको पता लगता है कि इंदौर से 100 किलोमीटर दूर, इंदौर से 100 किलोमीटर दूर बदनावर नाम की एक जगह है, वहां पर लास्ट उनका फोन बोल रहा है। अब जैसे ही बदनावर का नाम सुनते हैं माता पिता अचानक से वो चौंक जाते हैं। वो चौंक जाते हैं तो पुलिस उनसे पूछती है कि भाई ऐसी क्या बात हो गई बदनावर में। तो वो कहते हैं कि एक्चुअली ट्विंकल डागरे की जिससे शादी होनी है वो लड़का वहां रहता है और उनकी सगाई हो चुकी है, उनका मंगेतर है। तो पुलिस एक बार तो चेहरे पे चमक आती है कि हाँ जरूर कोई ना कोई सुराग होगा, हो सकता है कि वो बदनावर चली गई हो। पुलिस की एक टीम वहां से चलती है और बदनावर पहुंचती है। बदनावर उनके घर पहुंचती है तो बदनावर को पूछते हैं लड़के से। लड़के का नाम अमित था। तो अमित, अब चूंकि जाहिर सी बात है, अमित एकदम से बोलता है कि नहीं, मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं है आप जो बात कर रहे हैं। मेरी तो उनसे जो बात हुई थी 15 अक्टूबर को लास्ट हुई थी। तो पुलिस उसकी बातों पर एक बार तो सुनती है, लेकिन फिर भी कोई गड़बड़ ना हो जाए, अमित के फोन को और उनके माता पिता और घर के जो मेंबर थे सभी की फोनों की जांच की जाती है और ये बात बिल्कुल ठीक निकलती है। आखिरकार ये पता लगता है पुलिस को कि अमित की उससे कोई बात हुई नहीं थी उस दौरान जब से वो खोई है। कुछ इंटरोगेशन के बाद पुलिस अमित को वहीं छोड़ देती है और वापस लौट आती है मायूस। अब फिर पुलिस के सामने यही सवाल कि आखिर वो लड़की गई तो गई कहाँ। पुलिस दोबारा से उसके माँ बाप के पास पहुंचती है और उनसे और जानकारी जुटाने की कोशिश करती है। तो कुछ पुलिस को कुछ बातें सामने आती हैं। उनको ये पता लगता है कि ट्विंकल की अपने माँ बाप से अमूमन लड़ाई होती रहती थी अक्सर, और यही नहीं बल्कि ट्विंकल ने पुलिस थाने में उनके खिलाफ कंप्लेंट भी कराई थी कि मेरे माँ बाप मुझे बहुत तंग करते हैं। और पुलिस ने जब थाने की रिपोर्ट मंगाई और चेक की तो ये पाया कि वास्तव में ट्विंकल ने अपने परिवार वालों के, अपने माता पिता के नाम पर भी कंप्लेंट कर रखी थी। अब पुलिस का शक और गहरा जाता है। पुलिस सोचती है कि भाई तो माँ बाप को सर्किल में लेकर के और ज्यादा इंटरोगेशन की जाती है, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगता। लेकिन जब पुलिस वहां से चलने लगती, एक बात पुलिस को जरूर बताते हैं और वो कहते हैं कि
देखिए, हमें ये तो नहीं पता कि बेटी अभी है कहाँ, बट हम आपको बता देते हैं कि अक्सर हमारी बेटी से जो हमारी लड़ाई होती थी उसका कारण था कि उसका ज्यादातर मिलना जुलना इंदौर के एक पूर्व मंत्री जगदीश करौतिया, उनसे उसका बहुत ज्यादा संबंध था, जो कि बीजेपी से थे। अब बड़े नेता थे जगदीश करौतिया, तो पुलिस ने जब ये बात सुनी तो एक बार तो पुलिस ने सोचा कि भाई हो सकता है एक बार पूछ लेंगे मंत्री जी से। डिटेलिंग सारी लेने के बाद पुलिस को लगता है कि शायद मंत्री जी से कोई सुराग मिले, और साथ साथ ये भी पता लगता है पुलिस को कि कॉलेज खत्म करने के बाद वो जगदीश करौतिया ही थे को सबसे पहले राजनीति में लेकर के आए थे, और बाद में उन्हीं ने उसे कांग्रेस का एक सेक्रेटरी बनवाया था। तो ये बात भी पुलिस को पता लगी, तो उनको लगा कि हाँ, इनके जरूर कोई ना कोई राजनीति में है, तो जानकारी तो होनी चाहिए। तो पुलिस उसके बाद सीधा इस सोच के साथ कि अब सुराग मिल जाएगा, सीधा जगदीश करौतिया के पास पहुंचती है, उनके पास सीधा जगदीश करौतिया के पास पहुंच जाती है। अब जब जगदीश करौतिया से पूछते हैं तो मंत्री जी सीधा कहते हैं नहीं, मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं है, हमारी तो ऐसी कोई अक्सर बात तो होती रहती है, पर अभी वो है कहाँ इस बारे में मुझे बिल्कुल अभी ख्याल नहीं है। तो पुलिस फिर वापस आ जाती है। लेकिन बातें जब सुनी माँ बाप की पुलिस ने, तो पुलिस को लगा तो था कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात तो मिलेगी इसमें, लेकिन वो सुराग नहीं मिल रहा था। अचानक से कहीं थर्ड सूत्रों के अनुसार कह सकते हैं, पुलिस के पास एक खबर आती है, और वो खबर ये थी कि भाई जगदीश करौतिया के जो फार्म हाउस है उसमें एक गड्ढा खोदा गया था, और एमसीडी के लोगों से वो गड्ढा खुदवाया था। अब गड्ढे का नाम सुनते ही पुलिस का फिर वही शक, पुलिस को सीधा वही सोच कि हो सकता है उस गड्ढे में ना दबा दिया हो। अब पुलिस जगदीश करौतिया के पास दोबारा फार्म हाउस पहुंचती है, और वहां पर जगदीश करौतिया तो उस समय थे नहीं, तो पुलिस उस निशानदेही पर वहां पर कोशिश करती है उस गड्ढे को खुदवाने के लिए। तभी जगदीश करौतिया को बुलवाया जाता है, वो पहुंच जाते हैं और उसका बड़ा विरोध करते हैं और बोलते हैं कि नहीं नहीं, आप ऐसे गड्ढा कैसे खोद सकते हैं। लेकिन पुलिस चूंकि उसकी तहकीकात करनी थी, तो अपनी बात पे अड़ी रहती है और आखिरकार उस गड्ढे को खोदने लगती है। कुछ ही गड्ढा खोदा जाता है, गड्ढे को खोदने के बाद कुछ हड्डियां मिलती हैं, और जैसी वो हड्डियां मिलती हैं पुलिस का शक और गहरा जाता है, और पुलिस उस गड्ढे को थोड़ा और खोदती है तो उसके अंदर से एक डेड बॉडी मिल जाती है। लेकिन दोस्तों, कमाल ये हो गया कि वो डेड बॉडी एक इंसान की नहीं, एक कुत्ते की थी। कुत्ते की डेड बॉडी मिली तो पुलिस का वहीं दिमाग चकरा जाता है। इधर से मंत्री जी के घर पे एक तरह से उनसे पंगा मोल लेने वाली बात हो गई, और वहां पर ये मिला तो मंत्री जी भी बहुत नाराज होते हैं पुलिस से, और पुलिस खाली हाथ वहां से आ जाती है। लेकिन मंत्री जी से जब पूछते हैं, जब उसी दौरान कुछ बातें होती हैं, तो मंत्री जी एक बात और बताते हैं पुलिस को। वो ये कहते हैं, देखो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है वो है कहाँ, बट हाँ, एक मैसेज मेरे बेटे के पास ट्विंकल का आया जरूर था, और उसने ये लिखा था कि मैं अपने माँ बाप से नाराज होकर कहीं जा रही हूँ। बाकी वो कहाँ है इस चीज का हमें भी नहीं पता। तो पुलिस उसके बेटे के फोन को चेक करती है, वास्तव में व्हाट्सएप पे वो मैसेज था वहां पर। लेकिन पुलिस उस जगह पहले ही जा चुकी थी जहां से वो मैसेज आया था, बदनावर पहुंच चुकी थी। अब पुलिस फिर मायूस वापस लौट आती है। पुलिस को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करें तो करें क्या, क्योंकि एक राजनीति की एक लड़की जो कि लगातार उभर रही थी, अचानक से रहस्यमय परिस्थिति में गायब हो जाती है और किसी को कुछ पता ही नहीं। पुलिस को एक चीज का अंदाजा था कि लड़की गायब हुई है, तो उसमें 3 पार्टी हैं, ये तो क्लियर है। लेकिन इनमें से है कौन सा, इस चीज का मुख्य डाउट था, इस चीज का मेन डाउट था। एक डाउट उनका पक्का माँ बाप पे था, दूसरा डाउट उनका जगदीश करौतिया और उनके बेटों पर था, और तीसरा बदनावर उसके मंगेतर पे था। लेकिन सुराग न होने की वजह से पुलिस लगातार इधर से उधर लगभग 1.5 साल इन बातों को हो जाता है। और 1.5 साल बाद पुलिस एक डिसीजन लेती है, और डिसीजन में क्या बोलती है कि भाई डिसीजन में क्या होता है कि वो लोग अदालत पहुंचते हैं, पुलिस, और अदालत से एक परमिशन लेते हैं। तो परमिशन में ये था कि हमें एक टेस्ट कराना है, क्योंकि जितने भी ये टेस्ट होते हैं, जैसे ब्रेन मैपिंग हो गया, लाई डिटेक्टर हो गया, या और इस तरह के अन्य टेस्ट है, उनके लिए कोर्ट से, मैंने पहले भी बताया था अपने व्यूअर्स को, कोर्ट से परमिशन लेनी बहुत जरूरी होती है।
और दूसरी बात ये भी मैं आपको बता दूं, जितने भी ये टेस्ट हैं, चाहे लाई डिटेक्टर हो गया, मैपिंग हो गया, या और इस तरह के जो टेस्ट हैं, उन टेस्ट्स के आधार पर किसी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती, क्योंकि कोर्ट का ये मानना है कि इन टेस्ट को जब किया जाता है उस समय कुछ ना कुछ ड्रग्स का यूज किया जाता है और आदमी अपनी पूरी सेंस में होता नहीं है जब आंसर देता है। हाँ, इनसे क्लू जरूर ले सकते हैं पुलिस कि भाई किस तरह से कहां पर है, कैसे है, ये जरूर बता सकते हैं टेस्ट के माध्यम से। तो लेकिन पुलिस के सामने ये भी चुनौती थी कि मंत्री जी के अकेले का कैसे करें टेस्ट, और वो टेस्ट कौन सा था वो मैं आपको बताता हूँ। टेस्ट था ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर, जिसको बोलते हैं BEOS। ये BEOS एक टेस्ट था, ये भी काइंड ऑफ ब्रेन मैपिंग की तरह ही है। ब्रेन मैपिंग मैंने आपको बताया था, इसमें भी व्यक्ति को एक कमरे में बिठा दिया जाता है और फिर उससे सवाल जवाब करते हैं, कुछ पिक्चर दिखाए जाते हैं। लेकिन इस टेस्ट में एक खास बात है इस टेस्ट की, इसमें इंसान को कुछ मूर्छा में ला देते हैं। ये मूर्छा मैं आपको बताऊं क्या होती है। इंसान को पूरी सेंस में नहीं होता, आधा नींद सी अवस्था में होता है, मतलब माने थोड़ा थोड़ा बेहोशी की सी हालत में, जगा सा भी होता है, कुछ नींद से भी होता है। कई बार आंखें बंद होती हैं तो आंखों को ऐसे खोल के पिक्चर दिखाई जाती हैं, इससे भी दिमाग को पुलिस पढ़ती है और उससे उगलवा सकती है चीजों को। लेकिन सवाल ये था कि इसको अगर जगदीश करोतिया उसके बच्चों पर सीधा करें और बाई चांस फिर कोई गड़बड़ हो जाए तो इस बार उल्टा केस पड़ सकता था। तो पुलिस इस चीज को इस तरह से करती है, अदालत से परमिशन लेती है कि हमें ये BEOS का जो टेस्ट है ये माँ बाप पर और बदनावर के जो उसका मंगेतर था उस पर और जगदीश करते उनके बेटों पर कराना है, ताकि किसी को शक ना हो कि एक बंदे के पीछे लगे हुए। पूरी पुलिस की जांच ये दिखाई दे। आखिरकार सारी तैयारी हो जाती है। ये टेस्ट हैदराबाद में होना था तो सभी को हैदराबाद ले जाया जाता है और टेस्ट की शुरुआत होती है। सबसे पहले माँ बाप को बिठाया जाता है, उनके ऊपर ये टेस्ट होता है और काफी देर तक उनसे सवाल जवाब होते हैं। और जो वहाँ फॉरेंसिक जो डॉक्टर्स होते हैं, जो स्पेशलिस्ट के एक्सपर्ट होते हैं, वो सीधा बताते कि नहीं, माँ बाप तो यहाँ नहीं है। उसके बाद मंगेतर को बिठाया जाता है और मंगेतर को भी चेक करती है जो फॉरेंसिक टीम होती है, जो एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन वहां भी कुछ नहीं करता। लेकिन जैसे ही जगदीश करोतिया और उनके बेटे को बिठाया जाता है और उन पर ये टेस्ट होता है तो तुरंत वो लोग अपने मुंह से खुद बताने लग जाते हैं कि आखिरकार हुआ क्या था, वो कहाँ है, कैसे गायब है और उसे किसने मारा था। अब पुलिस का एक बार तो लगता है नहीं यही गिरफ्तार कर ले, लेकिन मैंने आपको बताया कि ऐसे गिरफ्तारी हो नहीं सकती। पुलिस को ये लोग बताते क्या है उसकी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। उस टेस्ट के रहते हुए जगदीश करोतिया बताते हैं पुलिस को कि एक्चुअली हुआ क्या था कि ये लड़की हम पर दबाव डाल रही थी। मेरे से इसके अच्छे संबंध थे, मैंने इसको कुछ पद भी दिलवाए थे, लेकिन इसका ये कहना था कि मुझे आपसे शादी करनी है, मुझे इसी घर में रहना है। लेकिन मुझे ये डर था कि अगर मैंने इससे शादी की तो मेरा जो नाम है वो मिट जाएगा, वो खराब हो जाएगा, मेरी जो इज्जत कमाई है। इधर से मेरी वाइफ और मेरे बेटे को भी बिल्कुल पसंद नहीं था कि मैं इस तरह से, लेकिन इसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। तो हम लोगों ने 16 अक्टूबर को ट्विंकल को अपने घर पर बुलाया, ये बोल करके कि भाई ठीक है तुम्हें रख लेंगे, एक दूसरा एक घर दे देंगे तुम्हें, वहां पर तुम हमारे साथ रह सकती हो। लगभग 11 बजे और ट्विंकल वहां पहुंचती है। हम लोग वहां पहले से ही थे। तो हम ट्विंकल को एक फार्म हाउस पे ले जाते हैं और वहां फार्म हाउस पे मैं और मेरे बेटे हमने ट्विंकल का गला वहीं घोट देते हैं और गर्दन घोट करके उसे मार देते हैं। उसका जो फार्म हाउस था वो उसके दोस्त नीलेश का था। तो जगदीश करोतिया का कहना था कि पहले तो हमें वो डेड बॉडी नीलेश के फार्म हाउस में दबानी थी, लेकिन चूंकि नीलेश ने इस बात के लिए मना कर दिया, उसने बोला कि मैं अपने फार्म हाउस में नहीं दबाने दूंगा, बाकी वैसे आपकी हेल्प कर दूंगा। तो फिर हमें लगा कि अब क्या करें, तो हम उस डेड बॉडी को वापस अपने फार्म हाउस पे ले आए और अपने फार्म हाउस में हमने वो डेड बॉडी छिपा दी और फिर MCD के लोगों को कॉल किया और MCD के लोगों से कहा कि यहाँ एक गड्ढा खोद दीजिए, हमारा एक कुत्ता मर गया। तो MCD के लोग वो गड्ढा खोद के चले गए। तो सबसे पहले हमने वो डेड बॉडी उस गड्ढे के अंदर डाली, बड़े गड्ढे के अंदर, और उस पे लकड़ियां डाल के उसे पूरी तरह जला दिया। इतना जला दिया कि उसकी हड्डियां राख ही बची। उसके बाद हम लोगों ने किया क्या कि उसकी हड्डियां राख को वहां से साफ करके मिट्टी के साथ निकाल लिया बाहर। अब वो गड्ढा फिर वैसे ही रह गया, तो उसमें एक कुत्ता मार करके हमने वहां डाल दिया और फिर उस गड्ढे को बंद कर दिया।
और उस राख को और हड्डियों को एक गंदे नाले में हमने फेंक दिया। टेस्ट के ही जब हो रहा था तब पुलिस को बताते हैं कि हमने कर लिया था कि हमें इसे कैसे मारना है। उसके लिए हमने दृश्यम जो मूवी थी अजय देवगन की, उसको कई बार देखा था। वो कुत्ते का आइडिया भी हमें वहीं से आया था। वो आइडिया कि हम एमसीडी के लोगों को बुलाएं और बाद में ये कह दें कि देखो वो भी आए थे, ये दिखाने के लिए भी एमसीडी के जो लोग हमने बुलाए थे वो भी हमें दृश्यम से आइडिया आया था। और वो बार बार जो खबर आपको मिलती थी, पुलिस को उन्होंने बताया कि अब यहाँ ऐसे है, अब यहाँ ऐसे है, तो वो खबर भी हम ही लीक कराते थे। तो पुलिस उनकी निशानदेही पर जहां जहां जो बातें होती है वहां पहुंचती है और उस गड्ढे की दोबारा जांच होती है, उसकी फॉरेंसिक जांच होती है। उसमें कुछ अवशेष मिलते हैं लड़की के, उनका डीएनए होता है, उससे पता लगता है कि आखिरकार उन्होंने ही उस लड़की को मारा था। तब कहीं जाकर को पुलिस को इस केस में सफलता मिलती है और आखिरकार पुलिस जगदीश करोती और उसके बेटे को वहीं गिरफ्तार करते हैं और वहीं गिरफ्तार करते हैं, उन्हें जेल भेजते हैं। अभी तक केस उनके ऊपर चल रहा है। मैसेज था व्हाट्सएप पे, उसके बेटे ने बताया था पुलिस को कि भाई हम लोगों ने जब उसे मार दिया तो हम उसके फोन को बदनावर ले गए ताकि उसके उस पे शक जाए फियांसे पे, और हमने वहां तक वो फोन ले जा करके वहां उसको स्विच ऑफ किया। तब तक वहीं से मैंने एक मैसेज भेज दिया था। तो इस तरह से ये पूरा हत्याकांड देखिए दोस्तों, किस तरह से मतलब सोच ही नहीं सकता इंसान, सोच से परे कि क्या क्या तरीके लोग क्राइम के निकालते हुए आ रहे हैं। अब फिर वही बात फिल्मों से। और आखिरकार खैर मैंने कहा देश में पुलिस से बचकर कोई जा नहीं सकता। जितने अलग अलग तरीकों से क्रिमिनल्स क्राइम करेंगे उतने ही अलग अलग तरीकों से पुलिस क्रिमिनल्स को पकड़ लेगी। और कानून के हाथ वास्तव में बहुत लंबे हैं। हाँ, देर आए पर दुरुस्त आए, समय लगता है, और लेकिन पुलिस अपने काम को बखूबी निभाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी और मुझे आशा है कि आपको इस कहानी से जरूर सीखने को मिला होगा और मनोरंजन भी आपका बिल्कुल हुआ होगा, क्योंकि इस कहानी में कुछ ट्रायंगल्स ही ऐसे थे कि पुलिस को भी घुमा के रख दिया बिल्कुल, और देखिए कहां से कहां निकल के आई बात। तो ऐसी कहानियां मैं आपके सामने लाता रहूंगा। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हो सके तो कमेंट करिए। कमेंट से मुझे पता लगेगा आपको चैनल कैसा लग रहा है और आप और क्या सुनना चाहते हैं मुझसे। इस तरह की कहानियां मैं आपको सुनाता रहूंगा, इस बात के साथ कि आप अपना ख्याल रखेंगे, अपने बच्चों का ख्याल रखेंगे। अगर आप मैरिड हैं तो, आप अनमैरिड हैं तो अपने माँ बाप का ख्याल रखेंगे। फिर मिलेंगे हम एक नई कहानी के साथ। तब तक आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।